तो देखिएगा इस वीडियो को। ये एग्रीकल्चर का 4th चैप्टर का वीडियो है। हम जो भी चैप्टर पढ़ते हैं हम वीडियो के थ्रू पढ़ते हैं, बुक के थ्रू और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू पढ़ते हैं। जहाँ कहीं आपको लगे कि कुछ पूछना है तो आप पूछिएगा। अभी और बच्चे जुड़े नहीं हैं, संभवतः जुड़ जाएंगे टाइम से। देख लेते हैं। सर लिंक भेज दीजिए। चलिए लिंक भी भेज देते हैं ताकि जो बच्चे जुड़ नहीं पाए हैं वो लिंक के थ्रू जुड़ जाएं। चलिए लिंक भी मैंने भेज दिया है। अंजलि, कार्तिक, हारिश, नंदिनी, परिधि, अभी तक ये बच्चे जुड़ पाए हैं। आज हम ज्योग्राफी का 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं एक वीडियो के थ्रू। जो चीज़ें होंगी मैं साथ में बोलते जाऊंगा, बताते जाऊंगा। नेक्स्ट में हम इसे बुक के माध्यम से पढ़ेंगे। एक बार मैं आपको जरा बता देता हूँ उस चैप्टर में क्या है। मेन बात तो देखिए, एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट है। कौन कौन से प्रकार के एग्रीकल्चर के टाइप्स हैं उनको हम इसमें देखेंगे, और कौन कौन सी जो क्रॉप्स हैं हम हमारे यहाँ भारत में उनको उगाते हैं। तो देखिएगा और समझिएगा, जहाँ प्रॉब्लम हो वहाँ मैं आपको डिफाइन करूँगा, ठीक है। जैसे सबसे पहले हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कितने टाइप की हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। तो मेजरली हम 3 प्रकार की एक्टिविटीज़ को देखते हैं। फर्स्ट हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती है जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर है। जैसा आप देख पा रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में हम जो नेचुरल गुड्स हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं। प्राइमरी सेक्टर में व्हेन वी प्रोड्यूस गुड्स बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज एन एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी के आधार पे हमने सेक्टर्स को डिवाइड किया है, जैसे कि एग्रीकल्चर है, डेयरी फार्मिंग है, माइनिंग है, प्लांटेशन है ना। ये सभी पार्ट जो है वो हमारी प्राइमरी एक्टिविटी के पार्ट है। इसमें डेफिनेशन भी दी गई है। एग्रीकल्चर इज आल्सो ए प्राइमरी एक्टिविटी। इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड rearing of livestocks. In the world, 50%, 50% of persons are engaged in agricultural activity. ये डाटा है, आपको ध्यान रखना है कि जो हम एग्रीकल्चर, जो हम खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं, उसमें लगभग 50% पॉपुलेशन है जो इसमें इंक्लूड है। तो क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एग्रीकल्चर, और क्या क्या एक्टिविटीज इसमें होती है, हमारे भारत का फार्म सिस्टम क्या है, ये सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इसको आराम से देखिएगा, बहुत इजी चैप्टर है। जहां प्रॉब्लम होगी वहां मैं आपको इसको डिफाइन करूंगा। ओके, स्टार्ट करें इसको। यस सर। चलिए आराम से देखिएगा। Now let us come to primary sector. When we produce goods by exploiting natural resources, it is an activity of the primary sector. Example: agriculture, dairy farming, mining, plantation, etc. Primary sector produces natural goods.
अब यहाँ आप देखिएगा, यहाँ आपको दिखाया गया है एग्रीकल्चर में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट में आप इनपुट को बोल सकते हैं, सेकंड इज प्रोसेसेस एंड लास्ट आउटपुट्स। इनपुट्स का मतलब है जब हम एग्रीकल्चर करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है जो हम इनपुट करते हैं, जैसे कि मशीनरी, हम मशीनों का बहुत इस्तेमाल करते हैं, सीड्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं, बीजों का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल्स का यूज़ करते हैं, प्लाविंग, खेत को हम जोतते हैं, सोइंग, उनको बोते हैं, और स्प्रेइंग, उनके ऊपर दवाइयों का छिड़काव करते हैं। इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। ये हमारे इनपुट्स में है तीनों चीजें, मशीनरी, सीड्स और केमिकल्स। प्रोसेस में हमारे पास प्लाविंग है, सोविंग है और स्प्रेइंग है। लास्ट आउटपुट में हमारे पास है क्रॉप। नेक्स्ट आप देखिए फिजिकल और ह्यूमन फार्म इनपुट्स, यानी ये तो वो चीजें हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं या मशीनरी है उनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ में हम देखेंगे फिजिकल और ह्यूमन फार्म्स इनपुट्स कौन कौन से हैं। देखिए फिजिकल इनपुट्स में देखिए हमें फसल के लिए धूप चाहिए होती है, सनशाइन, रेनफॉल, बारिश, सॉइल, हमें मिट्टी की आवश्यकता होती है, स्लॉप, एक प्रकार की ढाल होती है, और टेम्परेचर। देखिए कई बार आपने देखा होगा अगर किसी फार्म में स्लोप नहीं होता है, उसमें पानी भरा रहता है, तो उस पानी को हम बाहर निकालते हैं ताकि हम उसमें कोई प्रोडक्शन कर सके, यानी स्लोप का होना भी बहुत जरूरी है। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम बहुत सी फसलें कर सकते हैं। ये फिजिकल इनपुट्स हैं। इसके बाद में हम देखेंगे ह्यूमन इनपुट्स। तो ह्यूमन इनपुट्स में आप देख पा रहे होंगे स्टोरेज है, लेबर है, मशीनरी है और केमिकल है। मेन चीज देखिए लेबर है। लेबर का मतलब है जहां हम कल्टीवेशन कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, वहां हमें श्रमिक की आवश्यकता होती है, मशीनरी की आवश्यकता होती है, केमिकल्स, कई फर्टिलाइजर्स का हम इस्तेमाल करते हैं, और फिर हम इनको स्टोर करते हैं एक जगह पे हमारे इनपुट्स को, तो वहां भी हमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता है। तो ये ह्यूमन इनपुट्स हैं जिनको हमने जाना है। नेक्स्ट देखिए भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ 50% से भी ज़्यादा लोग खेती में इन्वॉल्व हैं। यहाँ पढ़ पा रहे होंगे इंडिया इज एन एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट कंट्री, more than half of its population is engaged in agriculture activities. नेक्स्ट देखिए इसमें जो एग्रीकल्चर है एक प्राइमरी एक्टिविटी है। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम। हम जिन चीज़ों का उपभोग करते हैं, जिन चीज़ों का हम यूज करते हैं, ज़्यादातर चीज़ें हम खेती से ही प्राप्त करते हैं। इसके अलावा देखिए जो फूड ग्रेन्स हैं, अनाज जो है, ये भी हमें प्रोवाइड करवाते हैं। साथ में ही जो सेकेंडरी सेक्टर है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उस सेक्टर के लिए जो रॉ मटेरियल है वो भी एग्रीकल्चर से ही प्रोड्यूस किया जाता है। तो एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा योगदान है। नेक्स्ट पढ़ते जाइए इसमें, द कल्टीवेशन ऑफ लैंड एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स to provide food, fiber, medicinal plants and other products to sustain and enhance life. एग्रीकल्चर जो है न केवल जमीन पर हम कल्टीवेशन करते हैं, न केवल हम जानवर जो है, एनिमल्स जो है, उनके लिए चारे का काम देखते हैं, बल्कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो हमें फूड, फाइबर, या कुछ ऐसे प्लांट हैं जो हमें दवाइयाँ उपलब्ध करवाते हैं। इसके अलावा भी हमारी जो लाइफ है उसको सस्टेन करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, और आगे भी हम रेगुलर विकास करते रहे, हमारा जीवन आगे बढ़ता रहे, उसके लिए भी एग्रीकल्चर इसमें हमारा योगदान देती है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, क्या आप जानते हैं उनके बारे में, कि भारत जो है क्रॉप्स के मामले में, आउटपुट के मामले में, जो क्रॉप्स प्रोड्यूस किया जाता है उसमें चाइना के बाद सेकंड नंबर पे है। दूसरा फैक्ट है इसमें, कल्टीवेशन के मामले में भारत में लगभग 1.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जिसमें खेती की जाती है। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, यानी हम कह सकते हैं 1.4 का मतलब हो गया 14, यानी 10 लाख तो एक हो गया, और अगर लाख से कम अगर हम क्वांटिटी देखें तो ये हजारों में होगी, तो 10,40,000, 10,40,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। बहुत बड़ा एरिया है जिसपे खेती की जाती है। भारत जो एग्रीकल्चर के मामले की बात करें, इकोनॉमिक सेक्टर में सबसे बड़ा एरिया जो है वो एग्रीकल्चर का है।
टोटल जितना भी वर्क फोर्स है, यानी जितने भी लोग काम करते हैं, उसमें जितने एम्प्लॉई हैं, लगभग 52.1% एम्प्लॉई एग्रीकल्चर से जुड़े हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ फार्मिंग की, कि टाइप ऑफ फार्मिंग कौन कौन सी होती है। फर्स्ट देखिए, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, इसको हम प्राथमिक निर्वाह कृषि भी बोलते हैं। इसमें पुराने मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, जमीन को छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है, और मेजरली जो इसकी सोइल होती है उसमें नेचुरल फर्टिलिटी होती है, यानी अलग से कोई खाद बीज नहीं डाला जाता है, ध्यान रखना इसको, कोई खाद बीज कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जो भी खेती की जाती है रेन पर डिपेंड होती है, रेनफॉल पर डिपेंड होती है, यानी अलग से कल्टीवेशन का काम नहीं होता है, इरिगेशन का काम इसमें बहुत कम लेवल पे होगा, और इरिगेशन होगा तो वो केवल और केवल रेनफॉल पर ही डिपेंड होगा। इसका जो आउटपुट होता है वो कम होता है, और प्रोडक्टिविटी भी इसकी कैसी होती है, लो होती है। मेजरली प्रिमिटिव जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है वो केवल अपनी फैमिली के लिए या अपने आप के गुजारे के लिए ही की जाती है। और इसका एक एग्जाम्पल है जैसे स्लैश एंड बर्न, झुमिंग कृषि, आपने पढ़ा होगा झुमिंग कृषि 7th क्लास में, जहाँ एक जगह से फसलों को, वनों को काट करके, पेड़ पौधों को काट करके उसे जला दिया जाता है और वहां फिर खेती की जाती है। फिर दूसरी जगह जाकर के भी यही सिस्टम को फॉलो किया जाता है, दैट इज झुमिंग कृषि। तो आप ध्यान रखिए, फर्स्ट जो टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है, टाइप ऑफ फार्मिंग है, उसमें पहली है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। इसकी डेफिनेशन, इसकी जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी है, ये ओल्ड मेथड की फार्मिंग है। दूसरा, इसमें जमीन के छोटे छोटे पैचेज होते हैं, टुकड़े होते हैं। नेक्स्ट, इसकी जो सोइल होती है उसकी फर्टिलिटी जो होती है वो नेचुरल होती है, उसी के ऊपर डिपेंड होती है। इरिगेशन रेनफॉल पर डिपेंड करता है। इसका जो आउटपुट होता है वो लो होता है, प्रोडक्टिविटी भी इसकी लो होती है। इसका जो हम जो ग्रो करते हैं वो केवल और केवल सेल्फ के लिए और अपनी फैमिली के लिए। इसका एक एग्जाम्पल है झूमिंग कृषि, या इसी का दूसरा नाम है स्लेश एंड बर्न मेथड। नेक्स्ट है इसमें इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, इसे हिंदी में गहन कृषि बोला जाता है। इसमें लेबर का बहुत योगदान रहता है। इसमें जो आउटपुट होता है ये प्रिमिटिव की तुलना में ज्यादा होता है, भले चाहे छोटे लैंड का ही हो, लेकिन इसमें बायोकेमिकल्स का डोज दिया जाता है, सिंचाई भी की जाती है। स्मॉल लैंड जो होल्डिंग्स होते हैं, आपको पता होगा शायद, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि कई जनरेशन से वो जमीन को यूज कर रहे हैं तो वही करते जा रहे हैं। तो इसमें भी सेम ऐसा ही है। जो गहन कृषि होती है इसमें जनरेशन के थ्रू, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वही जमीन आपस में बढ़ती जाती है और उसी पे खेती की जाती है। ऐसा कहते हैं कि बहुत बड़े भाग पर भी इस खेती को किया जाता है। थर्ड नंबर पे है कॉमर्शियल फार्मिंग। देखिए, दो चीजें हो गई हमारी, एक तो प्रिमिटिव और दूसरी हो गई इंटेंसिव। प्रिमिटिव जो होती है वो ओल्ड मेथड की होती है, बारिश पर निर्भर होती है, अपने सेल्फ के लिए करते हैं, फैमिली के लिए करते हैं, छोटे एरियाज में होती है। दूसरी जो फार्मिंग है वो है इंटेंसिव, ये छोटे और बड़े दोनों एरियाज पे होती है। इसमें इरिगेशन, रेनफॉल के अलावा इरिगेशन सिस्टम भी होता है, इसमें बायोकेमिकल्स का भी यूज किया जाता है, बड़ी बड़ी लैंड होते हैं, जनरेशंस के अकॉर्डिंग जो जमीन है उसका इस्तेमाल किया जाता है। एक जनरेशन का इस्तेमाल करने के बाद नेक्स्ट जनरेशन भी उसी पे खेती करती है, फार्मिंग करती है। ये दोनों प्रकार थी। थर्ड जो है वो है हमारा कॉमर्शियल फार्मिंग। आपने देखो नोटिस किया होगा, पहला और जो दूसरा फॉर्म है वो उपभोग के लिए काम हो रहा है, उसमें अपने खुद के यूज के लिए पहली वाली। दूसरे में थोड़ा सा बड़े लेवल पे किया जाता है, लेकिन कॉमर्शियल फार्मिंग केवल और केवल ट्रेड के लिए होती है। एक ऐसी फार्मिंग जिसका हम इस्तेमाल केवल ट्रेड के लिए करें। इट रिक्वायर्स हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, ये ज़्यादा मांग की उम्मीद करती है कि ज़्यादा प्रोडक्शन हो। इसके लिए कुछ चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। पहली चीज़ देखिए, जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी, ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा, नोट करिएगा इसको। HYV सीड्स क्या होते हैं, क्या मीनिंग है इसका? हाई यील्डिंग वैरायटी। हाई यील्डिंग वैरायटी यानी ऐसे बीज जो ज्यादा उत्पादन देते हो। दूसरा, इसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है? केमिकल फर्टिलाइजर्स का, जो रासायनिक खाद होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है।
इंसेक्टिसाइड कीटनाशी और पेस्टिसाइड जो जीवाणुनाशी है, यानी ऐसे छोटे छोटे कीट, इंसेक्ट्स, ऐसे पेस्ट होते हैं जो शरीर पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनको मारने के लिए ये कीटनाशक है। ऐसी दवाइयां हैं, मेडिसिन है जिनका इस्तेमाल उनको मारने के लिए किया जाता है। और मोस्टली जो कमर्शियल फार्मिंग होती है इसमें आउटपुट बहुत होता है, यानी कि ज़्यादातर प्रोडक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। ये जो फार्मिंग होती है मोस्टली मार्केट के लिए की जाती है, जैसे कि प्लांटेशन फार्मिंग है, ये एक कॉमर्शियल फार्मिंग ही है। प्लांटेशन में क्या होता है, आपने देखा होगा, छोटे छोटे पौधे लगा करके फिर उनको बेच दिया जाता है, तो इसे हम कहेंगे कॉमर्शियल फार्मिंग। नेक्स्ट देखिए, इसी में जो इंडस्ट्रीज है, ये जो कॉमर्शियल फार्मिंग है इसके थ्रू भी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है। अब मेजर क्रॉप्स ये आपको पढ़नी है, अभी हमने केवल डेफिनेशन की बात करी है, मैं वापस से रिवाइज कर रहा हूँ, दोबारा से देखना हमने क्या क्या देखा है। सबसे पहले हमने देखा कि एग्रीकल्चर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो कई पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। उसके बाद में एग्रीकल्चर को देखा कि एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी सेक्टर का एक पार्ट है। उसके बाद में हमने क्या देखा, फार्म सिस्टम देखा इंडिया में, इनमें इनपुट को देखा, प्रोसेस को देखा और आउटपुट्स को देखा। इनपुट मशीनरी, सीड्स और केमिकल है, प्रोसेस में प्लाउइंग, सोइंग और स्प्रेइंग है, आउटपुट में क्रॉप्स हैं। इसको आप ड्राइंग टास्क में नोट कर लीजिएगा, ये दोनों आपको ड्राइंग टास्क में बनाने हैं। इसमें फिजिकल इनपुट्स को दे रखा है, इसमें ह्यूमन इनपुट्स को दे रखा है। इसके बाद में हमने बात की एग्रीकल्चर की, कि ज़्यादातर जो हमारी पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी का एक पार्ट है, न केवल फूड ग्रेन्स बल्कि इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल भी एग्रीकल्चर से हम प्राप्त करते हैं। इसके अलावा हमने कुछ फैक्ट देखे हैं। उसके बाद टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, जिसमें फर्स्ट प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ओल्ड मेथड पे आधारित है, छोटे छोटे पैचेज में लैंड को डिवाइड किया जाता है, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सोइल पर डिपेंड करती है। इरिगेशन के लिए रेन पर डिपेंड करते हैं, आउटपुट इसका लो होता है और सेल्फ या फैमिली के लिए इसको ग्रो किया जाता है। स्लेश एंड बर्न इसका एक एग्जाम्पल है। दूसरा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग देखी, जिसमें लेबर पर आधारित है। नेक्स्ट देखा हायर आउटपुट है। इसके बाद इरिगेशन सिस्टम भी है, बायोकेमिकल्स का भी इसमें यूज किया जाता है। नेचुरली जो डिवीजन है वो जनरेशन के आधार पर बढ़ता जाता है। उसके बाद हम देखा कि बहुत बड़े पार्ट पर इसको किया जाता है। थर्ड नंबर कॉमर्शियल फार्मिंग को देखा, जो केवल मार्केट के लिए की जाती है, मॉडर्न तरीके इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। HYB सीड, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, और ज़्यादा इनपुट प्राप्त करने के लिए, ज़्यादा आउटपुट प्राप्त करने के लिए इस पे टारगेट होता है। कॉमर्शियल फार्मिंग के एग्जांपल है, जैसे प्लांटेशन है, जैसे कॉटन है, कपास है, शुगर केन है, ये सब चीज़ें जो हम करते हैं ये इसी का पार्ट है। नेक्स्ट में हम मेजर क्रॉप्स को पढ़ेंगे। यहाँ तक आप इस चैप्टर को रीड करिए। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से शुरू करेंगे, राइस, व्हीट, मेज, इन फसलों के बारे में हम बात करेंगे। अभी के लिए हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट इसको हम वीडियो के थ्रू आगे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको शुरू कर रहा हूँ, जहाँ से हम फसलों के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ आप इसको पढ़ सकते हैं। राइस इज द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ ए मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया। आवर कंट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। Rice is the main staple crop of India. Rice is a kharif crop. It requires temperature above 25 degrees Celsius with high humidity. The annual rainfall required is more than 100 centimeter and it grows well on alluvial soil. The area of production of rice are plains of north and northeastern India, coastal areas and deltaic regions, the states of West Bengal, Andhra Pradesh, Punjab, Tamil Nadu and Kerala. अब देखिए, इसमें सबसे पहले हमने
राइस के बारे में बात की। आप यहाँ देख पा रहे होंगे राइस कैसी फसल है, एक खरीफ की फसल है, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। मौसम के अनुसार हमने फसलों को डिवाइड किया है कि सर्दियों में कौन सी फसल होती है या गर्मियों में कौन सी होती है, कौन सी फसल के लिए कितना टेम्परेचर जरूरी होता है। जैसे ही राइस के लिए 25 डिग्री तक का जो टेम्परेचर है वो जरूरी है, ह्यूमिडिटी इसमें हाई होनी चाहिए और वार्षिक जो रेनफॉल है वो लगभग 100 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। अब इसकी जो सोइल है वो एलुवियल सोइल है। जब आप भारत में देखेंगे कि एलुवियल सोइल कहाँ पाई जाती है तो आप देखेंगे कि ऊपर के जो मैदानी हिस्से हैं वहां पर एलुवियल सोइल पाई जाती है। जैसे कि आप पंजाब देख सकते हैं, ऊपर का हिस्सा है, पंजाब में बहुत ज्यादा राइस का उत्पादन होता है। वेस्ट बंगाल का जो पार्ट है, गंगा यमुना का जो लास्ट वाला जो पार्ट है वो वेस्ट बंगाल का पार्ट है। वहाँ महानदी जैसी नदियां जहाँ मैदान बनाती हैं, आंध्र प्रदेश आप वहाँ देख सकते हैं, तमिलनाडु कृष्णा कावेरी नदियां आपने वहाँ सुनी है, केरला, ये जो एरियाज है यहाँ सबसे ज्यादा राइस का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं वीट के बारे में। वीट सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरियल क्रॉप है। सीरियल क्रॉप का मतलब होता है एक फसल हमारे लिए जो खाने के लिए, फूड ग्रेन के लिए हम जिसका उत्पादन करते हैं राइस का, ठीक उसी तरह से सेकंड है हमारे लिए वीट। ये भी एक फूड क्रॉप है। नॉर्थ भारत के नॉर्दर्न हिस्से में और वेस्टर्न पार्ट में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इसको उगाया जाता है। जहाँ राइस खरीफ की फसल थी वहाँ वीट रबी की फसल है। इसे कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए होता है, ब्राइट सनशाइन यानी थोड़ा सा चमकीला धूप का समय होता है, वो इसके फसल के लिए कटाई के लिए अच्छा रहता है। वाइट की जो कंडीशन है, वीट की जो कंडीशन है उसको देख लीजिए। जो एनुअल रेनफॉल है वो लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर होना चाहिए और इसका जो सीजन होना है वो कूल हो और राइपनिंग की समय जो हम इसकी कटाई करते हैं फसल की उस समय सनशाइन हो। वही मिट्टी है एलोवियल लोमी सॉइल जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में पाई जाती है। मोस्टली गंगा और सतलुज का जो प्लेन्स है उनमें वीट का उत्पादन अच्छे से किया जाता है। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं अगली फसल के बारे में। गंगा सतलज मिलेट्स के बारे में देखेंगे। देखिए मिलेट्स में 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, ज्वार, बाजरा और रागी। इसे मिलेट्स कहा जाता है। ये भारत में उगाए जाने वाले 3 इंपॉर्टेंट मिलेट्स हैं। ऐसा कहते हैं कि मिलेट्स में न्यूट्रिशंस पावर बहुत होते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यूज बहुत रखते हैं, यानी जो प्रोटीन विटामिन होते हैं वो इनमें ज़्यादा पाए जाते हैं, तो हेल्थ के लिए अच्छा रहते हैं। सबसे पहले जैसे ज्वार की बात करते हैं। ज्वार जो होता है ये रेन फेड क्रॉप, एक तरह से मॉइस्ट एरिया जो होता है, नमी वाला जो एरिया होता है वहाँ पे ज़्यादा होता है। जैसे कि महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है ज्वार को। इसके बाद जैसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश ज्वार का उत्पादन करते हैं। बाजरा, जैसा कि आपको नाम से ही दिखाई दे रहा है, बाजरे का शब्द सुनते ही हम समझते हैं कि इसके लिए सैंडी सोइल चाहिए और शैलो ब्लैक सोइल चाहिए। राजस्थान इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है क्योंकि इसके लिए ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है और कम बारिश की आवश्यकता होती है। तो बाजरा राजस्थान का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूस करने वाली फसल है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा भी इसके बड़े हिस्से में इनके बाजरे का उत्पादन होता है। नेक्स्ट फसल आप देख रहे होंगे रागी। जैसा आपको दिखाई दे रहा है ये फसल है रागी की, इस प्रकार की फसल होती है। रागी जो है वो ड्राई सीजन में उगाई जाती है और रेड, ब्लैक और सैंडी, लोमी इस प्रकार की सोइल में ये उगाई जा सकती है। कर्नाटक रागी के लिए सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला स्टेट है। उसके बाद तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश इसके बड़े पार्ट में रागी को उत्पादन किया जाता है। ये तीनों फसलें हमने देखी मिलेट्स के रूप में। आगे देखते हैं हम मेज, मक्का। आपको खुद को भी पता है, हम जिस जिले में रह रहे हैं छिंदवाड़ा जिले को मक्के का कटोरा या धान मेज का बाउल बोला जाता है। अब क्यों कहा जाता है ऐसा? क्योंकि
एक तो ये खरीफ की फसल है, टेम्परेचर इसके लिए 21 टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है। पुरानी जो एलुवियल सोइल है उसमें ये उगाया जाता है। तो आप देख रहे होंगे हम जिस एरिया में रहते हैं ये पठारी मिट्टी है, यहाँ की जो मिट्टी है वो एलुवियल सोइल है, और एलुवियल सोइल की वजह से यहाँ पर इस फसल को उगाया जाता है। बिहार के लिए खास बात है, जरा ध्यान से देखिए, बाकी सब जगह इसको खरीफ की फसल के रूप में उगाया जाता है, लेकिन बिहार में इसको रबी की फसल के रूप में उगाया जाता है। इसके अलावा बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में मक्के का उत्पादन, मेज का प्रोडक्शन किया जाता है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए, कौन कौन सी फसलों का उत्पादन कहाँ कहाँ किया जाता है। अब चलिए अब बात करते हैं चाय की। हर दिन की शुरुआत आजकल चाय से होती है। चाय का पौधा विदेशी पौधा है। कहा जाता है कि चीनियों ने सबसे पहले चाय को इजाद किया था। चाय, शीशा, कागज, ये सब चीजें सबसे पहले चीनियों ने इजाद की, वहां से भारत में आई। 2015 में भारत चाइना के बाद सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाला सेकंड नंबर पे था भारत। और ऐसा बोलते हैं कि ब्रिटिश टाइम में सबसे ज्यादा एक इम्पोर्टेंट पार्ट, ऐसी कोई फसल जो ब्रिटिशर्स के द्वारा प्रोड्यूस की गई है, यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है, तो वो है टी, चाय। चाय के बागान आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, इस प्रकार के बागान होते हैं चाय के। चाय के बारे में यहाँ कुछ क्लाइमेटिकल कंडीशन है, देखिएगा इसको। ये जो चाय की जो फसल है ये एक्सपोर्टर फसल है, हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि इसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, कॉमर्शियल फसल है। वेल ड्रेन्ड सोइल, ऐसी मिट्टी चाहिए जो अच्छी तरह सूखी हुई मिट्टी हो, ह्यूमस भी जिसमें बहुत हो, और ऑर्गेनिक मैटर उसमें हो, ऑर्गेनिक मैटर हो, यानी जीव, कई प्रकार के जो छोटे छोटे जैविक जो पदार्थ होते हैं वो उसमें होने चाहिए। मॉइस्चर भी हो, गर्मी भी हो, और कुहासा भी नहीं हो, जो धुंध जैसे हमको फोग दिखाई देता है वो भी इसमें नहीं हो, और लगभग शावर की तरह बारिश होती रहे, लगभग बार बार इसमें बारिश होती रहे। अब जितने भी जो माउंटेन हिल वाले एरियाज हैं वहाँ पे सबसे ज्यादा इसका उत्पादन होता है। अब जैसे कौन से हैं, स्पेशली असम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल में, यहाँ तमिलनाडु में, केरला में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा, ये वो स्टेट है जहाँ पे चाय सबसे ज्यादा भारत में उगाई जाती है। असम को आप हमेशा याद रखें, असम सबसे ज्यादा चाय का प्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट देखिएगा कॉफी। कॉफी चाय का एक विकल्प है, बहुत से लोग चाय नहीं पीते हैं, कॉफी पीते हैं। वेस्टर्न पार्ट में आप देखेंगे, जो हमारा वेस्टर्न पार्ट है, यानी कि जो एशिया के वेस्टर्न में यूरोप का पार्ट जो है, वहाँ मोस्टली आपको कॉफ़ी मिलेगी। चाय के साथ साथ कॉफ़ी भी वहाँ एक फेमस पेय है। कॉफ़ी जो है इसके लिए कूल क्लाइमेट चाहिए होता है, पहाड़ी एरियाज में ये अच्छी होती है। जिस तरह से चाय के लिए वेल ड्रेन्ड यानी सूखी हुई, अच्छी तरह से सूखी हुई मिट्टी चाहिए, ठीक उसी तरह से कॉफ़ी के लिए भी इसी प्रकार की मिट्टी चाहिए। केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु ये मेजर पार्ट हैं जहाँ इंडिया में कॉफ़ी का उत्पादन होता है। नेक्स्ट देखिएगा कॉटन। कॉटन जो है भारत को इसका मुख्य घर माना जाता है। कॉटन का उत्पादन भारत में सबसे पहले हुआ, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सबसे मेन रॉ मटेरियल भी है कॉटन। देखो कपड़ा जो बनता है ना वो कॉटन से ही बनता है। कॉटन, कपास का पौधा आपने देखा होगा जरूर, अभी देखेंगे हम इसको। 2015 में चाय के बारे में भी आपने सुना था, 2015 में, और सेम वही चीज कॉटन के साथ भी है। चाइना भी चाय का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है, सेकंड नंबर पे इंडिया रहा 2015 में। कॉटन के मामले में भी वही बात है, चाइना के बाद इंडिया 2015 में सेकंड नंबर पे रहा। ये आप देख पा रहे हैं कॉटन की फसल, ये आप पौधा देख रहे होंगे कॉटन का पौधा। इसके लिए भी जो टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर 25 डिग्री तक होना चाहिए। रेनफॉल 100 सेंटीमीटर, जो हम राइस के लिए देख रहे हैं, ध्यान रखना, राइस और कॉटन के जो क्लाइमेटिकल कंडीशन है वो दोनों सिमिलर है। ये ब्लैक सॉइल में सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन होता है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा ये वो स्टेट है जहां इसका प्रोडक्शन होता है। तो
आज के लिए हम इतना रखते हैं, नेक्स्ट में हम इसे बुक से पढ़ेंगे। आज के लिए आपको करना क्या है, नोट करिएगा। सबसे पहले आपको एग्रीकल्चर की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद में टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, उसके बाद में फसलों के बारे में लिखना है। तो नोट कर लीजिएगा, राइस, व्हीट, मिलेट्स जिनमें बाजरा, ज्वार और रागी, टी, कॉफी एंड कॉटन, इन आपको लिखना है। हाँ बोलिए बेटा। सर एक और बार बोलिए। अच्छे से बोलिए बेटा, वॉइस क्लियर नहीं है आपकी, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? सर रिपीट कीजिए एक बार सर, ये टास्क हमें समझ ओके, में। देखिए बेटा, मैं कह रहा हूं कि आपको आज एग्रीकल्चर चैप्टर में सबसे पहले आपको एग्रीकल्चर की डेफिनेशन लिखनी है। जैसे कि आप क्या लिखेंगे डेफिनेशन